Hello friends, welcome to the new episode of my video series Polity by M लक्ष्मीकांत। आज की वीडियो में मैं अपना लास्ट जो टॉपिक मेरा अधूरा रह गया था उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जो कि था हमारा आर्टिकल 31A, 31B और 31C। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको उसका बैकग्राउंड बताया था, जो कि था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड, कि पास्ट में हमारी राइट टू प्रॉपर्टी की क्या सिचुएशन है और आज के टाइम पे हमारी क्या सिचुएशन है। आज की वीडियो में मैं आर्टिकल 31A, 31B और 31C को आपको डिफाइन करूंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स के अपवाद। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी स्टफ ई गुरुकुल। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 31A, जो कि सेव करता है 5 कैटेगरी के कानूनों को कोर्ट में चैलेंज होने से और अमान्य होने से अगर वो फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में दिए गए हैं उनका उल्लंघन करता है। तो ये 5 कैटेगरी के कानून एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्री और कॉमर्स से संबंधित है। इस कैटेगरी में सबसे पहला कानून आता है जमीन को स्टेट के द्वारा प्राप्त करना और उससे संबंधित अधिकार। यहाँ पर बेसिकली स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब हमारी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट बोले तो जैसे कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी बीजेपी अभी, और हमारे सेंटर में भी अभी बीजेपी है। तो जहाँ पर भी मैं स्टेट का यूज करूंगा तो वहाँ पर आप बेसिकली समझ जाना कि मैं गवर्नमेंट की ही बात कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी का ए तो हमारा आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम बी पे। बी बताता है कि प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट अपने अधिकार से लेने और उनको रेगुलेट करना। मतलब प्रॉपर्टीज का जो मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, वो सरकार कभी भी अपने अधिकार में ले सकती है। उसके बाद आता है हमारा कॉर्पोरेशन का विलय करना। मतलब कि जैसे 2 कॉर्पोरेशन है कोई भी, जैसे कि अभी रिसेंट में आपको बता दूं बीएसएनएल और एमटीएनएल एक हो गए हैं, तो ऐसा ही कॉर्पोरेशन का विलय है, उसको भी कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। इसके बाद आता है हमारा डी, जिसमें कि है हमारा कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर्स के अधिकार में परिवर्तन। मतलब जैसे अगर गवर्नमेंट ने अपने शेयर होल्डिंग में अगर चेंजमेंट कर दिया है तो भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। इसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट आता है इसमें वो है हमारा माइनिंग लीज में परिवर्तन। मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने माइनिंग को लीज पे दे रखा है और अगर उसके जो अधिकार हैं उनमें अगर वो चेंजमेंट करती है अगर, तो फिर आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि मेरे किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। तो ये 5 कैटेगरी के लॉ जो मैंने आपको बताए, तो इनके अकॉर्डिंग अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी ऑफ लॉ को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट अगर कानून बनाती है तो फिर वो कानून नल और वॉइड नहीं हो सकते और ना ही चैलेंज हो सकते हैं किसी भी कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि कोई भी स्टेट जो भी कानून बनाता है वो जुडिशियल रिव्यू से नहीं बच सकता तब तक जब तक कि वो कानून प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व ना किया गया हो और प्रेसिडेंट ने उसे सहमति ना दे दी हो। और ये आर्टिकल मुआवजा भी दिलवाता है, वो भी मार्केट प्राइस पे या उससे ज्यादा पर, हर उस इंसान को जिसकी जमीन सरकार ले लेती है, चाहे वो किसान हो या कोई आम इंसान। अब इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 31B। 31B क्या है? 31B हर उस एक्ट को सेव करता है जो कि 9th शेड्यूल में डाला गया है किसी भी कोर्ट में चैलेंज होने से अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब ये है कि आर्टिकल जो 31B है हमारा वो ज्यादा पावरफुल है 31A से, क्योंकि ये हर कानून को जो भी 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उनको कोर्ट में चैलेंज होने से बचाता है अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन करते हैं तब। अब जैसे कि आपने देखा 31A में तो बस आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का ही जिक्र था, यहाँ तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये ज्यादा पावरफुल है 31A के अकॉर्डिंग। अब 2007 में IR कोहिलियो केस आया। इसके आने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिस पर जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये संविधान का मूल ढांचे के खिलाफ है। इसके बाद से अब 31B पर भी जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होता है और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नियम अप्रैल 24, 1973 के बाद 9th शेड्यूल में डाले गए थे और अगर कोई भी वो नियम फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं तो उन पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा और उनको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। इतने टाइम बाद कोर्ट को होश आया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इतने टाइम बाद कोर्ट ने ये समझा कि कानून के जो हाथ होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, हालांकि कानून अंधा जरूर है। कोर्ट को समय लग गया ये समझने में, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। आर्टिकल 31B भी हमारा अब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ चुका है। पहले के टाइम पे ये हुआ करता था कि जब कोई भी नियम जो कि असंवैधानिक लगता था सरकार को, तो सरकार क्या करती थी, वो 9th शेड्यूल में डाल देती थी, और जब 9th शेड्यूल में डाल देती थी उस पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं हो सकता था, तो कोर्ट कुछ बोल ही नहीं सकता था, तो सरकार अपनी मनमानी आसानी से कर सकती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 9th शेड्यूल में आज के टाइम पे कोई भी रूल डालेंगे तो उस पर भी जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा, और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो फिर उसे कोर्ट नल और वॉइड करार
कर देगा। अब आता है हमारा इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल, जो कि है हमारा आर्टिकल 31C। ये संविधान में 25वां संविधान संशोधन 1971 के बाद आया था। इसके हमारे पास दो पार्ट है, ए और बी। सो पहला जो ए है वो हमारा ये कहता है कि कोई भी कानून जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि आर्टिकल 39B और C को लागू करने के लिए बनाया गया है, वो अगर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है तो उससे नल और वॉइड करार नहीं दिया जाएगा, मतलब उस नियम को शून्य नहीं माना जाएगा। अब आप बोलोगे कि पहले तो ये आपने बोला कि 39B और 39C क्या है भाई, पहले ये तो बताओ कोई। तो मैं आपको पहले 39B बताता हूँ। 39B ये है कि सरकार का यह काम है कि जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हमारे यहाँ सोसाइटी में अवेलेबल हैं, उन पे ऑनरशिप करना, कंट्रोल करना उनके डिस्ट्रीब्यूशन में, और कानून बनाना उन पर, ताकि सबको बराबर का हक मिले। मतलब राइट टू इक्वालिटी टाइप ये है कि सारे संसाधन जो भी है हमारे यहाँ सबको बराबर का हक मिले, सब उसका बराबर का उपभोग कर सके उन संसाधनों का। अब आता है हमारा आर्टिकल 39C। 39C बताता है कि सरकार अपनी पॉलिसीज को इस कदर डिजाइन करे कि सबको बराबर का हिस्सा मिले, और पॉलिसी से ना कि ऐसा हो कि बस एक तबके को ही लाभ हो और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरे। मतलब इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो भी पॉलिसीज बनाई जाए उसमें ऐसा हो कि सबको सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन हो उस पॉलिसी का, सबको बराबर का लाभ पहुंचे। ऐसा ना हो कि कोई आदमी उस पॉलिसी तो अमीर ही हुआ जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बोल सकते हैं हम इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि सबका साथ सबका विकास। तो जो मैंने ऊपर बताया, आप इसका मतलब क्या समझे? इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब ये है कि आर्टिकल 39B और C जो है हमारे पास वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे, अगर उनको अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है हमारी, उनका अगर उल्लंघन करती है तो वो नल और वॉइड नहीं करार किए जाएंगे। कानूनों की बात हो रही है यहाँ पर। अब आता है हमारा आर्टिकल 31C का सेकंड पार्ट, जो कि हमारा बी पार्ट। सो बी पार्ट है, किसी भी कानून में ऐसा डिक्लेयर अगर करा गया है कि ये आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए है, तो इनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट ने वो कानून ऐसा बना लिया कि मतलब आप बोल ही नहीं सकते कि अगर ये 39B और 39C को लागू करने के लिए बना रखा है तो आप इसके अगेंस्ट में अगर कुछ भी बोलोगे या फिर चैलेंज करोगे कोर्ट में, तो आप इसे चैलेंज कर ही नहीं सकते। मतलब ये एक तरफ से गवर्नमेंट ने अपने लिए सेफ गार्ड बनाया था उस टाइम पे कि कोई हमको कुछ पूछे ही नहीं इस कानून के बारे में, चाहे वो कानून है वैसा या फिर नहीं। लेकिन इसके बाद हमारे पास आया केस स्वानंद भारती केस 1973 का, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि आर्टिकल 31C का जो सेकंड पार्ट है वो असंवैधानिक है, क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका उल्लंघन करता है। फिर भी आर्टिकल जो 31C था उसको वैधानिक करार दिया गया। जो फर्स्ट पार्ट मैंने जो आपको बताया था वो अभी भी संवैधानिक ही है। अब आता है हमारा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। ये इमरजेंसी के टाइम का संशोधन है, जो कि इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी के समय में लाया था। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए अगर सरकार नियम लाती है तो उसे असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता अगर वो फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो। मतलब जो ये वाली बात है उसको सरकार ने आर्टिकल 31C पे अप्लाई कर दिया। 31C पहले था कि बस 39B और 39C को लागू करने की बात होती थी उसमें, लेकिन अब इन्होंने क्या बोला कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है सारे के सारे अगर उनको अप्लाई करने की बात होती है और अगर वो फंडामेंटल राइट्स का हनन भी करते हैं तो भी उन पर जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं किया जाएगा और वो असंवैधानिक करार नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद आता है हमारा मिनर्वा मिल केस, जो कि हमारा 1980 में हुआ था। तो ये इस बात को खारिज कर देता है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको कि हम जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखेंगे। सो जो सरकार का जो एक कदम था ये यहीं पर खत्म हो जाता है और फेल हो जाता है सरकार का ये कदम कि हम अपने नए नए नियम कानून लाएंगे, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे हुआ ही था, और वो नल और वॉइड कभी होंगे ही नहीं। तो मैं आपको कंक्लूजन बताना चाहूंगा इस पूरी वीडियो का। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप देखो तो ये है कि इंदिरा गांधी सरकार ने अपने समय पे 31B 31C ये सारी जो चीजें जो भी उल जुलूल के इन्होंने जो नियम बनाए थे जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए बनाए थे उस टाइम पे, कि हम कोई भी नियम ऐसा बना लें, कोई भी कानून हम ऐसा पास कर लें कि जो कि हमारे फायदे के लिए हो, लेकिन उस पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई ना हो, कोर्ट हमें कुछ कह ही ना पाए। लेकिन क्या हुआ कि कोर्ट देर आए दुरुस्त आए वाली पॉलिसी अपनाई कोर्ट ने। अब धीरे धीरे करके कोर्ट को समझ में आया है कि भाई ऐसा कोई नियम हो ही नहीं सकता या कोई नियम ऐसा बन ही नहीं सकता जिसपे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई ना हो। सो आज के टाइम पे जैसे कि आप देखते होंगे कि हर नियम पे जुडिशियल रिव्यू
अप्लाई कर देता है कोर्ट। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी फार्म लॉस पास हुए थे तो उसपे भी जुडिशियल रिव्यू अपने आप ही अप्लाई कर दिया था। कोर्ट ने देखा कि भाई ये सही है कि नहीं है, लेकिन अभी भी कोर्ट के पास वो पावर नहीं है कि कोई भी नियम जो कि संसद पास करती है तो उसको वो नल और वॉइड करार कर दे। जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसके पास, लेकिन जुडिशियल रिव्यू में सिर्फ वो यही चीज देख सकता है कि क्या वो नियम सही तरीके से बना है। मेरे सही तरीके से बना है कहने का मतलब यह है कि क्या वो लोकसभा से सही ढंग से पास हुआ है, क्या वो राज्यसभा से सही ढंग से पास हुआ है, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट ने उसको जो सेटिस्फेक्शन दिया है, क्या ये जो पूरा प्रोसेस है सही है या नहीं है। कोर्ट के पास वो पावर नहीं है कि वो ये कहे क्या वो नियम गलत है। कोर्ट सिर्फ ये देख सकता है कि जो प्रोसीजर उसको बनाने के लिए फॉलो किया गया है वो सही है या नहीं। जैसे कि कई लोगों ने उस टाइम पे सोचा जब फार्म लॉ आए कि भाई कोर्ट इसे असंवैधानिक करार दे देगा। कोर्ट के पास ऐसी पावर ही नहीं है, वो असंवैधानिक करार कहाँ से देगा भाई। और जैसा कि आपने देखा कि कोर्ट उसको असंवैधानिक करार नहीं दे पाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखा कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस में पूरी अच्छी जानकारी मैं लेकर के आता हूँ आपके लिए। कोई भी ऐसी फालतू की बात नहीं बोलता कि आपका टाइम वेस्ट हो।